अरे बहुत आनंद गया है कि बांटोगे अगर प्यार तो फिर प्यार मिलेगा। ये सही है, बांटोगे अगर प्यार तो फिर प्यार मिलेगा, व्यवहार के अनुसार ही व्यवहार मिलेगा। हंसकर मिलोगे तुम तो हंसकर मिलेंगे लोग, बाजार बनोगे तो बाजार मिलेगा, बाजार बनोगे तो बाजार मिलेगा। क्यों जरूरत है? यह दिखाने की जरूरत है कि हम अपने अपने सोसाइटी में रहते हैं, अपना अपना काम करते हैं, कभी चलते फिरते मिल जाते हैं तो मिल जाते हैं, लेकिन जब ऐसे सामूहिक रूप से मिलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पड़ोस में भी कितनी हंसी खुशी है। एक दूसरे को हंसते हुए मुस्कुराते हुए देख के हमें अच्छा लगता है। वरना समाज की स्थितियां क्या होती जा रही हैं कि नफरत पनप रही है अपनों की आड़ में, नफरत पनप रही है अपनों की आड़ में, दुनिया लगी पड़ी है अपने जुगाड़ में। कुछ ने बना लिया है अब मूल मंत्र ये, अपनी कटे मजे में सब जाएं भाड़ में, अपनी कटे मजे में सब जाएं भाड़ में। मैं चेक कर रहा हूं आपकी तालियां। ये सब बहुत व्यस्त लोग हैं, तमाम व्यस्त लोग हैं। ये कवि सम्मेलन में गए, दूसरे कवि सम्मेलन में गए, इनका दौर ऐसे ही चलता रहता है। घर पे भी टाइम नहीं दे पाते। इन लोगों के साथ ये है कि इतना घर पे भी टाइम नहीं दे पाते। और ये सब कहता है, इनके घर के लोग भी मानते हैं। वो आगरा हम और दीपक भैया अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, 14 देशों में घूम चुके हैं। एक बार हम और दीपक भैया इनके घर पे पहुंच गए, मोहित सक्सेना जी के घर पे गए। इनके घर पे ये तो थे नहीं, इनका लड़का था, 5वीं में पढ़ता है। वो इनकी तरफ देखा, हमारी तरफ देखा और बोला, और विनोद पांडे कैसे हो? ओजकेश्वर है लड़का भी, ओजस्वी होगा। अब मैं तो सोचा, मैंने कहा कि यार ये तो भाई ठीक है, देश के इतने बड़े कवि हैं, उनका लड़का है, क्या कहा जाए, चलो चलते हैं। पर ये तो बड़े कवि, इंटरनेशनल, पूरी दुनिया घूम चुके हैं, कैसे बर्दाश्त करते हैं, पूरे देश को सिखाते हैं। बोले ऐसे नहीं विनोद, कुछ न कुछ तो बताना पड़ेगा। हमने कहा क्या बताओगे, छोड़ो भैया चलो। बोले नहीं नहीं, कुछ न कुछ तो बताना पड़ेगा, संस्कार की बात है, संस्कृति की बात है। दीपक भैया डट गए, बोले अरे तुझे पता नहीं है, तू कैसे बोल रहा है विनोद पांडे को? बोले अरे दीपक गुप्ता तुम तो चुप ही रहो। अंतर्राष्ट्रीय कवि बहुत टेंशन में आ गए। हमने कहा भाई अब निकल लो, अब निकलने में ही समय है भैया। तो जाते जाते इनसे रहा नहीं गया, तीनों ने कह दिया कि तुम देश के इतने बड़े कवि मोहित सक्सेना के बेटे हो, तुम्हें उन्होंने कुछ सिखाया नहीं क्या? बोले अरे छोड़ो, मोहित सक्सेना के पास इतना टाइम कहाँ है जो मुझे सिखाएंगे, वो तो दिन रात कवि सम्मेलनों में ही बिजी रहते हैं। मुझे पता है कि मोबाइल के बिना हम रह नहीं सकते। मोबाइल हमारी ज़रूरत हो गई है। हम आराम उतनी ही देर करते हैं जितनी देर हमारी मोबाइल चार्जिंग में लगी होती है। ये हमको पता है, लेकिन फिर भी उससे निकलना पड़ेगा। और ये हमारी अपनी बात नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भी आजकल मोबाइल पे लगे हुए हैं। मैं बिल्कुल सही बताता हूँ, मेरा बेटा है 6 साल का, प्रभा जी नाम सही लिया आपका, ठीक है। हमारा लड़का है 6 साल का, वो भी दिन रात मोबाइल देखता है, राजू जी खूब मोबाइल देखता है। मैं एक दिन उसको समझाते हुए बोला, हमने कहा ये मोबाइल बंद करो। बोले फिर? हमने कहा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। बोले उससे क्या होगा? मैंने कहा पढ़ोगे लिखोगे अच्छे नंबर आ जाएंगे। बोले उससे क्या होगा? मैंने कहा भाई आगे बढ़ जाओगे, अच्छी डिग्री मिल जाएगी, नौकरी लग जाएगी। बोला उससे क्या होगा? हमने कहा कुछ अच्छा हो जाएगा, बढ़िया ग्रैंड अजनारा में सोसाइटी में घर ले लोगे और बढ़िया मामला हो जाएगा। बोला उसके बाद क्या होगा? मैंने मजाक में कह दिया कि कोई पढ़ी लिखी सुंदर समझदार बीबी मिल जाएगी। उसने तपाक से कहा आपको मिल गई क्या? ये लड़कों की बात है। मेरी लड़की का भी रिजल्ट आया, उसको भी मैं समझा रहा था। मैंने कहा बेटी बाकी तो तुम्हारा सब ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में थोड़ी कमज़ोर हो। वो मेरी तरफ देखी, बोली पापा आप पर गई हूँ, फीलिंग प्राउड। तो ये अच्छा सेम उधर है क्या मामला? नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई हमारी कहानी आप लोगों से मैच ना करे, ऐसी हो सकती है। वो हमारा एक दोस्त है, बच्चों को पढ़ा रहा था, छोटे बच्चे 6 क्लास के बच्चे, पढ़ाते हुए बोला कि बेटा पढ़ाई लिखाई ठीक है, मेहनत करो, लेकिन भगवान पे भरोसा रखो। भगवान पे भरोसा रखोगे तो तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। वो लड़का खड़ा हुआ, बोला गुरुजी खाक मनोकामना पूरी होगी? पूरी हो गई होती तो आपका ट्रांसफ़र किसी और स्कूल में हो गया होता। ये नए युवा लोग हैं, हमारे बीच में तो कुछ कम युवा देख रहे हैं, लेकिन मैं युवाओं के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस इनमें भरा पड़ा है मंजू जी कि राह में एक लड़की भली मिल गई।
युवाओं का कॉन्फिडेंस देखिए, उनकी तरफ से पढ़ना चाहता हूं कि राह में एक लड़की भली मिल गई, मुस्कुराई तो जैसे कली खिल गई। राह में एक लड़की भली मिल गई, मुस्कुराई तो जैसे कली खिल गई। उसने देखा नहीं एक पल भी मुझे, पर मुझे यूं लगा कुंडली मिल गई। ये नए लड़कों का कॉन्फिडेंस है। ये सोशल मीडिया, इनबॉक्स, मैसेंजर, और कोई लड़का हो, मतलब लड़के के लिए मैं कह रहा हूँ, हालांकि आजकल तो सभी मैसेंजर पे लगे हैं, तो कोई लड़की आकर के हाय भी लिख देती है तो वो सीधे शेरवानी का नाप लेकर के दर्जी के दुकान पे पहुंच जाते हैं। ये आजकल के लोगों का टैलेंट है, और पता नहीं शादी के बाद क्या होता है, सबको पता है। वो सारा कॉन्फिडेंस निकल जाता है। हमारे दीपक भैया बैठे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, पूरे देश को, पूरे विश्व को हंसाते हैं। घर में जाते हैं तो उदास बैठे रहते हैं, हिम्मत ही नहीं होती बोलने की। एक दिन मैंने कहा, हमने कहा भैया कवि सम्मेलन है, ग्रैंड अजनारा में आना है। बोले हाँ विनोद बुला लो यार कहीं कवि सम्मेलन में। हमने कहा क्यों, घर में क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन छुट्टी वाले दिन तुम्हारी भाभी उस ठेकेदार की तरह देखती हैं जिसका लेबर खाली बैठ के बीड़ी पी रहा होता है। तो मैंने कहा भैया मोस्ट वेलकम आपका, आइए, बहुत आनंद आएगा। आनंद का पर्व है, एकदम खुल के हंसना। कोई यहाँ इनकी बात नहीं है, सबकी बात है। गिरीश मिश्रा जी बैठे, हम लोग बैठे हैं। ये एक ऐसी कहानियाँ हैं कि इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के कहने वाली बात ही नहीं है साहब। ये सबके साथ यही स्थिति है, और ये प्यार से होता है, ऐसा कुछ थोड़ी है। ये सब प्यार का मामला है कि पत्नी लेकर डमरू हमको नचा रही है, हमको मतलब सबको, कि पत्नी लेकर डमरू हमको नचा रही है। अपनी फजीहत तो बंदर के जैसी है, और शक्तिमान तो हम शादी के पहले थे, अब तो हालत गंगाधर के जैसी है। ये सबकी, हमारी पत्नी बहुत कॉन्फिडेंस में रहती है। अभी कुछ महीने पहले मैंने बाल बनवाया। आप सोच रहे होंगे इसको बनवाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन कभी कभी इसलिए हल चलवा लेता हूँ ताकि इस बार फसल कुछ अच्छी आ जाए। जब मैं बाल बनवा के निकला तो लोग तरह तरह की बात करने लगे। तरह तरह की बात मत पूछिए। वो सैलून वाला मुझे देख करके कह रहा क्या करवाना है। मैंने कहा देख लो कोई बढ़िया सी हेयर स्टाइल हो जाए। बोले हेयर तो है नहीं, स्टाइल कौन सा चाहिए। मैंने कहा देख लो अगर अक्षय कुमार की तरह बन जाऊं। बोले नहीं बन सकते। मैंने कहा देख लो अजय देवगन की तरह बन जाऊं। बोले बिल्कुल नहीं हो सकते। मैंने कहा किसकी तरह हो सकता हूं। बोले तुम्हारी खोपड़ी का क्षेत्रफल और बालों का घनत्व तो देख करके लग रहा है कि तुम पर आलोकनाथ की हेयर स्टाइल सूट करेगी। मैंने कहा हमें अनुपम खेर बना दो। और जब मैं अनुपम खेर बन के निकला तो लोग तरह तरह की बात करने लगे, लेकिन मेरी पत्नी बहुत सकारात्मक। अभी कुछ दिनों पहले करवा चौथ बीता, मुझे देख करके बड़ी खुश हुई। तो 4 लाइन पढ़ता हूं, सुनिए। कि मेरा सर कूल होकर बाल के कुछ बीज बोता है, मेरा सर कूल होकर बाल के कुछ बीज बोता है, मेरा बच्चा मेरी इस खोपड़ी को देख रोता है, हुआ गंजा उसी दिन से धर्म पत्नी लगी कहने, हमारे चांद का दीदार हमको रोज होता है। ये कॉन्फिडेंस है। तो पीछे से पकड़ ले। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आप लोग इसी उत्साह के साथ जुड़िए। यह उल्लास का पर्व है, और इस पर्व को हमें और आनंददायक बनाना है। टेंशन नहीं लेना, हमेशा खुश रहना है। टेंशन लेने से कुछ होता नहीं है, बल्कि उम्र घट जाती है, और उम्र हमें घटाना नहीं है। मैं 4 लाइन व्यंग की पढ़ के उन्हें बुलाना चाहूँगा कि अगर हम बेचते सपने, भैया अगर हम बेचते सपने, हमसे लोग कहते हैं विनोद अभी तो मतलब तुम्हारी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, तुम हास्य लिखते हो, तुम श्रृंगार वगैरह की कविताएं क्यों नहीं लिखते। हमने कहा नहीं बन पाती तो नहीं लिखते, शादी से पहले लिखते थे, बाद में मामला गड़बड़ा गया। तो बोले कि हास्य क्यों लिखते हो। तो मैंने कहा हास्य में भी मेरी यही कोशिश रहती है कि व्यंग्य के माध्यम से अपनी बात रखूं। मुझे लगता है कोई राजनीतिक व्यक्ति यहाँ बैठा नहीं है, बैठा भी हो तो उन्हें प्रणाम करता हूँ कि अगर हम बेचते सपने तो लायक बन गए होते, अगर हम बेचते सपने तो लायक बन गए होते, अदाकारी दिखाते गर तो नायक बन गए होते, यहाँ वादा खिलाफी पर कहा है बेवफा तुमने, सियासत में अगर होते विधायक बन गए होते। मैं इस व्यंग की पंक्ति के साथ आवाज देना चाहूंगा आदर्श शशि जी। और सुंदर इसलिए कि मैं हमारे आदरणीय कुछ अग्रज गण जा रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ी देर और बैठे आनंद लें। कुछ जरूरी कविताएं भी होने वाली हैं यहाँ पर।
शशि जी, मैं आपके हिम्मत को दाज देना चाहूँगा। आप अपनी सोसाइटी में, अपने फ्लैट के नीचे, अपने पतिदेव के सामने इतनी शानदार कविताएं, अपने घर की कहानी आपने पढ़ ली। सामने इनके लिए नहीं एक बार है, जोरदार तालियां बजाइए। हिम्मत ये है कि वो अभी भी अपनी बालकनी से झांक रहा है और खाना बना रहा है। नहीं, ये तभी तो इन्होंने इतनी अच्छी कविताएं पढ़ दी, और ये हकीकत बात है, मैं बता रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार मुझे घर जाना हुआ इनके यहाँ, मैं गया, मुझे तो पता नहीं था। मैं जैसे अंदर कमरे में गया, शशि जी ने खूब खाना वाना प्लेट व्लेट पे ला करके नाश्ता वास्ता मुझे दिया। मैंने देखा तो बढ़िया से एकदम सजाया हुआ था, सब कुछ एकदम, बर्तन वर्तन एकदम चमक रहे थे। तो मैंने कहा कि शशि जी, ये तो बहुत बढ़िया, आपने घर को, बर्तनों को कितना बढ़िया बना के रखा है। तो उन्होंने कहा इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये जो सारा योगदान है वो आपके भाई साहब का है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद खाना पीना खाने के बाद जब मैं हाथ वाथ धोने के लिए गया तो वहाँ भी देखा बर्तन वर्तन पूरा सब सिंक कोंक बहुत बढ़िया चमक रहा था। मैंने कहा यहाँ तो आपका योगदान होगा। उन्होंने बोला नहीं नहीं, यहाँ भी मैं कुछ नहीं करती, यहाँ का भी जो सारा योगदान है वो आपके भाई साहब का है। और घर इन्होंने इतना बढ़िया चमका कर रखा है, एकदम फर्श वर्श ऐसे चमक रहे हैं कि अंदर घुसते ही लग रहा है कि माथा टेक लूँ। मैंने कहा क्या बढ़िया आपने ये झाड़ू पोछा लगा रखा है, बढ़िया सा शानदार। इन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, हमारा कोई योगदान नहीं है, ये सारा योगदान आपके भाई साहब का है। मैंने भाई साहब से पूछा, वो बोले कोरोना टाइम में काम वाली नहीं आ रही थी, वो तब से लगा हूँ, आदत पड़ गई। इसके बाद इन्होंने काम वाली को भी छुड़ा दिया, बोले सही तो चल रहा है। तो ये ठीक है, चलना चाहिए। कोविड की बात हो रही थी, कोविड की बात कर रही थी, वो एक गुजरा जमाना था, वो गया। वो कोविड के टाइम में भी मैंने बड़े सारे कवि सम्मेलन किए। वो एक सोसाइटी में अभिनव जी मैं गया, वहाँ पे मुझे लगा कि लॉकडाउन लगा है, ज़्यादा लोग आएंगे नहीं, वहाँ पूरी सोसाइटी भरी पड़ी थी। एक तरफ महिलाएं, एक तरफ पुरुष बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कार्यक्रम, बड़ा हिट हुआ। तो मैं उतरते वक्त मैंने पूछ लिया अध्यक्ष साहब से, पदाधिकारी जी, शोभित जी, आप जैसे और लोग भी बैठे हुए थे। मैंने कहा भाई साहब प्रणाम करता हूँ, लॉकडाउन में इतना शानदार कवि सम्मेलन हुआ, आप सब लोग अपनी अपनी बालकनी से निकल कर आए, इतना आनंद लिए, और कवियों में इतनी आप लोगों की आस्था है, इतनी श्रद्धा है। बोले विनोद पांडे, कवियों में आस्था श्रद्धा सब अपनी जगह है, लेकिन चक्कर क्या है विनोद भाई कि लॉकडाउन में पिछले 3 महीने से किसी पड़ोसन का चेहरा दिखाई नहीं था। आज सोचा कि निकल के आई हैं तो कम से कम हंसता मुस्कुराता चेहरा देखेंगे। तो इसीलिए जो अपनी बालकनी से 4-4 महीने से नहीं निकले थे, वो सब भी आ करके बैठे हुए थे। तो ऐसी स्थिति, मुझे भी कई लोगों ने कहा विनोद पांडे कोविड में तुम्हारा कुछ योगदान है क्या, तुम कर सकते हो क्या? मैंने कहा क्या कर सकता हूँ? बोले तमाम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत समस्याएं हैं, तो उनके लिए कुछ कर सकते हो। मैंने कहा क्या करूँगा? जो फर्स्ट फेज़ आया हुआ था, लोग बड़े परेशान थे, लेकिन जब कोविड से ठीक होकर के आते लोग, तो उनके लिए लोग उनके सम्मान में तालियां बजाते, उनको माला वाला पहनाया जाता था, उनको कहा जाता था कोविड वॉरियर। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है। तो उसी समय जब मुझसे कहा गया कि भाई तुम कोविड के लोगों को मुस्कान देने के लिए क्या काम करते हो, तो मैंने 4 लाइन लिखी, मैं वहीं आपको सुनाना चाहता हूँ। कविता का क्रम चलता रहेगा, आपके चेहरे पर मुस्कान बना रहे, सुनिए। कि घर वाले जश्न मनाने लगे खूब जब कोविड से ठीक होके घर आए रामलाल, और नजदीकी लोग आए, खाए पिए नाचे गाए, इतनी खुशी मिली कि तर गए रामलाल। और अति उत्साही मित्र छोड़ने लगे पटाखे, फायरिंग भी हुई तो डर गए रामलाल। कि अति उत्साही मित्र छोड़ने लगे पटाखे, फायरिंग भी हुई तो डर गए रामलाल। और रामलाल रामलाल सब चिल्ला रहे थे, तभी एक गोली लगी मर गए रामलाल। तो